हर्षा आज बहुत खुश थी। वो आज सुबह जल्दी उठ गई थी और सुबह से ही जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज उसे मायके जो जाना था। क्योंकि इस बार वो 2-4 दिन रुकने के लिए जा रही थी और उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसीलिए खुशी खुशी सारा काम कर रही थी। उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो उसे मायके में रहने की इजाजत नहीं दी जाती थी। वो जब भी मायके जाती तो उसे ये कहकर बुला लिया जाता था कि पास में ही तो रहते हैं, रात में क्यों रुकना है, जब दोबारा मन हो तो फिर चली जाना। बस दिन में 1-2 घंटा रुक कर आ जाती। मायके में कभी रात बिता ही नहीं पाती थी। उसकी कोशिश तो यही रहती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि उसका मूड ही खराब हो जाता। ईश्वर की कृपा से इस बार उसकी सास भी ठीक थी, पर कहते हैं ना, हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसकी वजह से घर में अड़चने आती ही रहती हैं। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी, क्योंकि हर्षा जब भी मायके जाती तो उसकी जेठानी कुछ ना कुछ नाटक जरूर कर देती। जेठानी का मायका काफी दूर था, तो वो तो जब भी जाती महीने भर से पहले कभी नहीं लौटती थी। लेकिन जब हर्षा को जाना होता तो सब लोग यही बोलते, अरे रुकने की क्या जरूरत है, जब चाहे तब चली जाना। आज सुबह भी जब वो तैयार हो रही थी तो जेठानी ने आकर पूछा कि वापस कब लौटोगी। हर्षा ने डरते हुए कहा, दीदी इस बार 1 हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ। अरे 1 हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं हो गया? रेनू के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तुम वहां रुकोगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूंगी, और फिर काम करूंगी या रेनू को तैयारी करवाऊंगी। देख लो इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना। जेठानी ने बेरुखी से कहा तो हर्षा का मुंह उतर गया और वो मन ही मन सोचने लगी कि ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने उदास होकर सासू माँ की तरफ देखा तो सास ने कहा, जैसा तुम्हारा मन करे वो करो, जाओ तुम, देख लेना, जब मन हो तब आ जाना। वो जानती थी कि हर्षा लौट ही आएगी, क्योंकि उसका स्वभाव ही है कि वो दूसरों की तकलीफ में जरूर साथ देती है। वो अपने स्वभाव के विपरीत नहीं करेगी। और फिर उसका पति भी उसका साथ कहाँ देता है। मजाल है कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन तो मायके जाएगी ही। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोलते हैं। उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता था। खैर जैसे तैसे हर्षा मायके चली गई। मायके पहुंची तो सब लोग बहुत खुश थे। भतीजी ने आते ही पूछा कि इस बार तो 1 हफ्ते रुकोगी ना बुआ? हर्षा ने मुस्कुराकर हाँ कर दी और मन ही मन मायूस हो उठी कि अब वो क्या कहे इस बच्ची को। खैर जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर उसने हर बुरे विचार को छटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आजादी ही है। 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और कभी माँ के हाथ के पकवान तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में निकल गए। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। इस बीच अगर पतिदेव का फोन आ जाए और वो ना उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती कि अभी वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं है। समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। हर्षा को सुबह से टेंशन हो रही थी कि वो रुके कि नहीं रुके, क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा, जेठानी का मुंह बन जाएगा। ये सब सोचते हुए उसने अपने पति अमित को फोन किया और पूछा कि वो कुछ दिन और रुक जाए या वापस आ जाए। तो अमित ने तुरंत कहा कि 2 दिन रह तो ली हो, मन नहीं भरता क्या मायके से तुम्हारा? अब हो गया, बस चली आओ, भाभी को भी यहाँ तुम्हारी जरूरत है। पति की बातें सुनकर हर्षा का दिमाग सुन रह गया और वो सोचने लगी। अमित ने उसका पति होते हुए भी कभी उसके मनोभाव नहीं समझे और ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वो हमेशा गलत निगाहों से देखा करता। हर्षा जानती थी कि अमित कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसीलिए वो वापस लौटने के लिए मजबूर थी।
मायूस होकर वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों होता है कि पति ही साथ नहीं देता। अगर पति उसका साथ देता तो क्या वो स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी रुक सकती थी। ऊपर से रोज जब भी अमित से बात होती तो वो हमेशा व्यंग्य करता कि कौन सा वहां तुम्हें 56 भोग मिल रहे हैं जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती। अपने पिताजी के घर तुम्हें ना कोई सुख मिलता है और ना कोई सुविधा, फिर भी पता नहीं क्यों वहां के लिए मरती रहती हो। अब हर्षा उसे कैसे समझाए कि अपना घर तो अपना घर होता है और पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है, चाहे वो कितनी ही कीमती धातु से ही क्यों ना बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन्हीं विचारों में उलझी हुई हर्षा नहाकर कपड़े डालने छत पर गई तो उसने वहां अपने बचपन की सहेली शुचि को देखा। वो भी मायके आई हुई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर खिल उठी। छत से ही दोनों ने एक दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर भागकर वो नीचे आई। तब तक शुचि भी उसके घर का दरवाजा ही खोल रही थी। अंदर आते ही दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया और फिर वही गिले शिकवे। तू तो कभी मुझे याद ही नहीं करती, कभी कोई मतलब ही नहीं रखती, एक फोन भी नहीं करती है, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में हर्षा ने बताया कि उसे आज ही वापस अपने ससुराल जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसके पति अमित आएंगे और उसे लेकर जाएंगे। इतना सुनते ही शुचि का मुंह बन गया और वो दुखी होकर बोली, क्या यार, 4 साल बाद मिले हैं हम लोग और तू आज ही चली जाएगी। यार मैं जल्दी से तो मायके आती नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। इस बार संयोग से हम दोनों एक साथ आए हैं तो तू भागकर जा रही है। उसने मुंह फुलाकर कहा। अरे अब क्या बोलूं, मेरा ससुराल लोकल है ना, तो मुझे यहाँ रुकने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। हर्षा ने उदासी से कहा। हाँ यार, तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि एक बार आने के लिए ही कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। रिजर्वेशन कराओ, बच्चों के साथ भी अकेली मत जाओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे, यही मेरे ससुराल की रीत है। शुचि ने कहा तो हर्षा बोली, ये तेरे ही नहीं मेरे भी ससुराल की कहानी है, पर क्या किया जाए ये बता। तभी शुचि मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुझे सुनीता याद है? वही सुनीता जो पतली दुबली सी पिछली सीट पर बैठा करती थी, क्लास में जो हर बात में डरती थी, याद हुआ चैप्टर भी सुनाने तक में। वो कल मुझे मार्केट में मिल गई। क्या बदल गई है यार, शेरनी हो गई है एकदम। जीन्स टॉप पहने, शोल्डर कट बाल, क्या स्मार्ट लग रही थी। और एक हम हैं, बहन जी बन गए हैं हम बिल्कुल। ससुराल में ये मत पहनो वो मत पहनो, सबकी खुशी के चक्कर में हमने अपनी सारी खुशियों की बलि चढ़ा दी है। कल वो मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया, शुचि कैसी हो गई हो तुम? कहाँ हमारी स्मार्टी शुचि थी और आज कहाँ बहन जी लग रही हो। लग ही नहीं रहा कि तू वही शुचि है, शुचि ने दुखी होकर कहा। तो हर्षा ने उत्सुक होकर पूछा, अच्छा और क्या बोली? पूछने लगी कि मायके कब आती हो? तो मैंने कहा बहुत कम आती हूँ यार। तो उसने कहा कि मैं तो बिंदास रहती हूँ, किसी की परवाह नहीं करती, जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। ये मत पहनो वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, जोर से मत बोलो, हंसो मत। यार हम कठपुतलियां हैं क्या जो सब कुछ उनकी डोर बंधी उंगलियों के हिसाब से करते रहे? मैंने पूछा, सुनीता तुझे किसी से डर नहीं लगता क्या कि लोग क्या कहेंगे? तो बोली, लोगों की परवाह मत करो, सबको खुश कभी नहीं किया जा सकता। रही बात पति की, तो अगर वो तुम्हारी खुशी समझते हैं तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद मत करो। पति हमेशा यही चाहते हैं कि पत्नी को दबा कर रखें, और ऐसे पति अपनी पत्नी को फुल टाइम नौकरानी के जैसे ही ट्रीट करते हैं। मेरे भी करते थे, पर जिस दिन मुझे लगा कि अब ज्यादा हो रहा है, मैं तो विद्रोह कर बैठी। गर्दन उतनी ही दबाओ जितने में दम न घुटे, अगर सांस ही रुक गई तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले खुद को महत्व दो। और सच कहूँ हर्षा, मुझे भी सुनीता की बात सही लगी। हम खुद को भूल ही गए हैं।
हमें इन बंधनों से बाहर निकलना ही होगा। हर्षा गौर से शुचि के मुंह से सुनीता की बातें सुन रही थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि वो सहमी सहमी सी लड़की इतनी तेज कैसे हो गई। उसे भी लगा कि मैं ही पागल हूं, कभी खुद की खुशी को महत्व ही नहीं दिया। मन में विचारों के बुलबुले उठने लगे। तभी शुचि ने कहा, अब क्या सोच रही हो, जाओगी घर आज ही या फिर मना कर दोगी अपने पति को आज शाम को लेने आने के लिए? देखती हूँ यार, कहकर हर्षा सोच में पड़ गई कि क्या करूं। शुचि ने कहा, ठीक है यार, मैं चलती हूँ, अगर रुकेगी तो बताना। शुचि तो चली गई, पर हर्षा को एक नए मंथन में उलझा गई। दिन भर हर्षा कमरे में लेटी रही। अब शाम हो गई थी, पति के आने का वक्त हो रहा था। माँ पकौड़े बनाने की तैयारी कर रही थी और भतीजी उससे चिपक के सो चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। शायद पति ही थे जो ऑफिस से सीधा उसको लेने आए थे। पर हर्षा के मन में उठ रहे उलझनों का चक्र अब बवंडर बन चुका था। उसके मन का गुबार अब हलक में आ चुका था, जो शायद कभी भी फूट सकता था। पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिछले 2 सालों से जो करती आई है उससे एकदम विपरीत रूप कैसे ले ले। हर्षा अपने कमरे में बैठी अपने आप से लड़ रही थी कि वो क्या थी और अब क्या बन गई है। अब अमित भी आ चुके हैं। काश मैं पहले ही उनको फोन कर देती और मना कर देती। अब क्या करूं? अगर मना किया तो वो नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि मायके में आकर मेरे किसी ने कान भर दिए हैं। एक तो वैसे ही अमित मायके के प्रति उदासीन थे। यदि उनके दिमाग में ये बात आ गई तो वो मेरे यहाँ आने के ही खिलाफ हो जाएंगे। हर्षा न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी भतीजी ने आकर कहा, बुआ जी, फूफा जी आ गए हैं। हाँ आई बेटा, तुम चलकर फूफा जी के पास बैठो, कहकर हर्षा शून्य दिमाग लिए जैसी थी उसी हालत में बैठक में चली गई और अमित को देखकर शांत पड़ गई। अमित पानी पी रहा था। हर्षा को यूं देखकर वो थोड़ा क्रोध में आ गया। ये क्या हर्षा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? चलना नहीं है क्या? हाँ, नहीं चलना है, तबीयत खराब सी लग रही है। तो यहाँ रहकर तबीयत ठीक हो जाएगी? वहाँ क्या जेल में रहोगी जो वहाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? जेल से कम भी तो नहीं है वो घर। काम करने का मन नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा ना। और मेरी हालत ऐसी नहीं। आप तो कुछ समझते नहीं हैं। छोड़िए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो हर्षा, क्या कर रही हो, सोच समझ लो। आज अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। माँ पकोड़े की प्लेट लेकर आई और उनकी बात सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गईं। अमित की ऊंची आवाज सुनकर सोचने लगी, अरे क्या हुआ? हर्षा अचानक ये क्या बोलने लगी? क्योंकि लड़की के माता पिता सदैव अपनी लड़की से यही आशा करते हैं कि वो अपनी खुशियों को तिलांजलि देकर सदैव उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सहती रहे। संस्कारों की दुहाई देकर स्वयं माता पिता ही अपनी बेटी को कमजोर बना देते हैं, इतना कि वो अपने हक के लिए कभी बोल ही नहीं पाती। कहते हैं ना, किसी से बोल दो तो बदतमीज और सहते रहो तो संस्कारी। तभी माँ अंदर आई और हर्षा को बोली, ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? एक तो दामाद जी आए हैं और फिर सही तो कह रहे हैं वो, अगर तुम्हें नहीं जाना था तो पहले ही बता देती। अमित सास की बात सुनकर और चौड़ा हो गया कि वो कतई गलत नहीं है। हर्षा ने माँ की तरफ देखकर कहा कि आपको नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ, किंतु इस बार आत्मा यहीं रह जाएगी, सिर्फ शरीर चला जाएगा और अब दोबारा ये शरीर तुम्हारी देहरी पर नहीं आएगा। अमित हैरान होकर हर्षा की ओर देखता रह गया और सोच में पड़ गया कि आज इसे हो क्या गया है। हर्षा तेजी से कमरे में गई और अपना सामान बैग में रखने लगी। बिना माँ से मिले, बिना विदा लिए, बिना किसी और की तरफ देखे, यूं ही अनमनी सी जाकर अमित के पास खड़ी हो गई। अमित ने हाथ जोड़कर माँ से विदा ली और माँ खड़ी खड़ी हर्षा को देखती रह गई। रास्ते भर हर्षा ने अमित से कोई बात नहीं की। घर आ गई, रात भर रोती रही। दूसरे दिन कठपुतली की तरह काम में लग गई। सारे लोग खुश थे सिवाय उसके। अमित का ईगो, जेठानी का अहंकार, सास की निश्चिंतता
और ससुर की लापरवाही, सब कुछ यंत्रवत चलने लगा। अपमान और उपेक्षा के कुचक्र में हर्षा पिसती रही। अभी 2 ही दिन बीते थे कि किचन में काम करते वक्त हर्षा का गलती से चाकू से हाथ कट गया, पर किसी ने भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाई। उल्टा उसे ही दोषी कहकर सबने पल्ला झाड़ लिया कि दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। हर्षा को लगने लगा था कि वास्तव में किसी को उसकी कदर नहीं है। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और सोचा कि क्या वो इस घर में एक सम्मानित बहू है? क्या एक पति के दिल की मालिक है? क्या एक सफल पत्नी है? शायद नहीं। और उस दिन मायके में माँ की बात सुनने के बाद अब वो मायके की दुलारी भी नहीं रही। घर में माता पिता, सास ससुर, पति या फिर किसी की भी निगाह में अब वो योग्य नहीं थी। उसी दिन उसने प्रण लिया कि अब वो कठपुतली नहीं बनेगी। उसके टपकते खून को देखकर भी किसी को उस पर दया या सहानुभूति नहीं आई। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। उसने स्वयं से प्रेम करने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उस रात वो खाना बनाने के लिए कमरे से बाहर ही नहीं निकली और चादर से मुंह ढक कर लेटी रही। उसके इस व्यवहार पर सबसे पहले जेठानी ने प्रतिक्रिया दी। उसके बर्तन पटकने और हाय हाय कर खाना बनाने की पुरानी हरकतें प्रारंभ हो गईं। पर आज हर्षा परेशान नहीं थी। आज उसके मन में सुकून था। कुछ देर बाद ही सास उसके कमरे में आई और बोले, क्या बात है बहू, तू कुछ परेशान सी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो हर्षा ने 2 टूक जवाब दिया, नहीं, काम करने का मन नहीं है, उंगली में चोट लगी है, दर्द हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। सास समझ गई थी कि आज हर्षा का दिमाग ठीक नहीं है। अभी कुछ बोलने पर बात बिगड़ सकती है। कल सुबह इससे बात करूंगी। रात बीत गई। अमित ने रात में एक बार भी हर्षा से ये नहीं पूछा कि तुम्हारी उंगली ठीक है या नहीं। सासू माँ ने सुबह हर्षा से उम्मीद की, किंतु हर्षा तो बिल्कुल तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं शाम को लौट आऊंगी। पर बहू, तू जा कहाँ रही है? कहीं काम से जा रही हूँ, कहकर हर्षा घर से बाहर निकल गई। घर में सब हर्षा की इन हरकतों पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। अमित भी उतना नहीं समझ पा रहा था, पर सास हर्षा के मन की स्थिति को समझ रही थी। शाम को हर्षा देर से लौटी और उसने किसी से कोई बात नहीं की। जेठानी ने कुछ बोलना चाहा तो सास ने इशारे से मना कर दिया। उस रात अमित ने उससे पहली बार कहा कि खाना खा लो, पर हर्षा ने कहा कि मैं खाना खाकर आई हूँ और इसके आगे कुछ भी न बोलकर करवट बदलकर सो गई। दूसरे दिन भी हर्षा सुबह 9 बजे घर से तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से जेठानी ने टोका, अरे कहाँ जल्दी, चलो नाश्ता बनाना है बच्चों का, उन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। हर्षा ने पलटकर उसे देखा और कहा, तो मैं क्या करूं, आपके बच्चे हैं तो आप बना लो ना नाश्ता, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं। जेठानी ठगी सी खड़ी की खड़ी उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि जिस गाय को पिछले 2 साल से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने उसे सींग दिखा दिए। अमित तैयार होकर निकला तो हर्षा जा चुकी थी। अमित ने हैरान होकर माँ से कहा कि हर्षा को हो क्या गया है माँ? मुझे भी नहीं पता बेटा, कोई झगड़ा हुआ था क्या तुम दोनों के बीच? नहीं माँ, झगड़ा तो नहीं, पर उस दिन वो इतनी जल्दी अपने मायके से वापस नहीं आना चाहती थी, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे ये कहकर भेज दिया कि वही तुम्हारा घर है। फिर उसने अपनी माँ से और मुझसे कोई बात नहीं की और हम वापस आ गए। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है, उसे ऐसी हरकतें करने में क्या मजा आ रहा है। बहुत बदतमीज होती जा रही है, इसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या इंतजाम करोगी बेटा? जहां तक मैं समझ रही हूँ हर्षा बहुत ज्यादा परेशान है। तुम उसके पति हो, अगर तुम ही उसकी बात नहीं समझोगे तो दूसरा कौन समझेगा? तुमने कभी आज तक उससे प्रेम से बात तक नहीं की। ये तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मुझे बोलना पड़ रहा है।
यदि तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारे पिता मुझे और तुम्हारी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों के लिए जीवन सहज होता? नहीं ना। एक लड़की पति के भरोसे ही ससुराल आती है और उसके प्रेम से ही वो अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। अमित अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आज उसे पहली बार वो सब कुछ याद आने लगा कि जब हर्षा मायके जाने के लिए पूछती तो वो हमेशा उसे डांट कर कहता, क्या हर समय मायके जाने की रट लगाए रखती हो? जाओ, चली जाओ जल्दी से, फिर कभी मत आना। ना कभी उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर गया और ना ही कभी उसकी पसंद की कोई चीज लाकर दी। दिन भर के काम के बाद थक जाती तो वो कहता, अरे काम ही कितना करती हो तुम जो इतना थक जाती हो? तो हर्षा चुप हो जाती और वो उसकी चुप्पी को उसकी सहमति मान लेता। कभी उसकी इच्छाओं के विषय में नहीं सोचा, सिर्फ उससे उसके फर्ज पूरे करवाए। अमित सोच के समंदर में उलझकर शायद स्वयं को दोषी मान रहा था। उसने तुरंत हर्षा को फोन करना शुरू किया। हर्षा का फोन बंद था। उसने उसके मायके फोन किया पर वो वहां भी नहीं थी। वो उसके आने का इंतजार करने लगा और शाम को जब हर्षा घर आई तो उसने उससे बात करनी चाहिए, पर हर्षा ने उससे कुछ बात नहीं की और दूसरी ओर करवट लेकर सो गई। दूसरे दिन सुबह उठते ही हर्षा फिर से जाने लगी तो गेट से निकलते ही देखा कि अमित कार लिए हुए खड़ा था। उसने हर्षा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो हर्षा गाड़ी में नहीं बैठी और आगे की ओर बढ़ गई। तभी अमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि गाड़ी में बैठो, कहीं चलते हैं। तो हर्षा आश्चर्य से अमित की ओर देखने लगी, पर क्या करती, सब लोग देख रहे थे तो गाड़ी में बैठ गई। दोनों पास के किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पहुंचकर सामान्य होते हुए अमित ने कहा, हर्षा क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? 2-3 दिन से कहाँ चली जाती हो? तुम्हें बहुत ढूंढा कल मैंने, ना अपने घर गई थी और ना अपने दोस्तों की यहाँ। जाती कहाँ हो तुम? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ जाती हूँ? बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता होगा तो इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित नहीं हूँ। शायद यही वजह होगी कि तुम आज मुझसे बात करने को मजबूर हो गए, वरना तुम्हें कहाँ मेरी फिक्र थी। ऐसी बात नहीं थी हर्षा, मैं व्यस्त था। लेकिन हाँ, इन व्यस्तताओं में मैं एक चीज भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी भी हो। ये सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी से हर्षा बोली, जी नहीं, गलत कह रहे हैं आप तो ये तक भूल गए थे कि मैं एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी और पति का इज्जत ना देना मतलब पत्नी को किसी की इज्जत ना मिलना। यही विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो उसकी कोई इज्जत नहीं करता। सही कहा ना मैंने? हर्षा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। तभी अमित ने हर्षा के हाथ को अपने हाथों में थाम कर कहा, हर्षा, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो प्लीज। क्योंकि अगर अभी हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं पुरानी कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए हो सके तो मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, कहकर हर्षा ने अपने हाथ को झटका। अब मैं अगर पहले जैसी हो गई तो क्या मतलब निकला मेरे संकल्पों का? जानना चाहते हो ना आप कि मैं कहाँ जाती थी? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती थी क्योंकि मुझे कंपटीशन का फॉर्म भरना है, जॉब करनी है और अपने पैरों पर खड़े होना है। तभी अमित ने कहा, शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम कहीं गलत जगह नहीं जाती थी, बस चिंतित था कि कहाँ जाती हो। ना दोस्तों के घर जाती हो और ना अपने मायके जाती हो, तो जाती कहाँ हो? मेरा मायके जाना तो आपको ही पसंद नहीं था ना? हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई करना, हर वक्त मुझे सुनाना कि तुम्हें तो बस मायका ही पसंद है। सच बताइए अमित, शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए गई हूँ मैं अपने घर? मैं खुद ही नहीं जाती हूँ। सोचती हूँ आज ये जरूरत है, आज वो जरूरत है, पर किसी को मेरी जरूरत नहीं दिखती, मेरा मन नहीं दिखता। मैं तड़पती हूँ अपने माँ बाप के साथ के लिए,
लेकिन अब तो माँ भी डरती है कि आप नाराज हो जाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने मुझे उस दिन कह दिया था कि चली जाओ अपने घर। अब आप ही बताइए, क्या रह गया इस संसार में मेरा? ना वो घर मेरा है और ना ये घर। हर्षा, बस एक मौका दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है नहीं, आपका तरीका गलत ही है। अगर आपने कभी कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ हर्षा, तो क्या मैं तब भी मायके जाने की जिद करती? मैं ये नहीं कह सकता हूँ हर्षा, क्योंकि वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे मम्मी पापा, भाई भाभी सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, स्वार्थी नहीं हो सकते पर कठोर हो सकते हो। पत्नी को सुना सकते हो, व्यंग्य कर सकते हो, पर प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि छोटे हो जाओगे प्रेम दिखाकर। चलो ठीक है, आज मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम जो चाहो वो करो। जॉब करो, घर का काम मत करो, सबकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली मत बनो। मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो पर मायके मत जाओ हर्षा। उसकी ये बात सुनकर हर्षा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोले, अच्छा चलिए, छोड़िए ना, चलिए घर चलकर साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे, पर हमारे नहीं, तुम्हारे घर। तुम्हारी मम्मी के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ में कहाँ है? तभी हर्षा हंसकर बोली, अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो बस मायके मत जाओ। मजाक कर रहा था पगली, कहकर दोनों हाथों में हाथ थामे एक नए सफर की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।